आपके साथ साझा किया गया है, जिसमें आपको अपनी अटेंडेंस भरनी है। तो ये सभी के लिए अनिवार्य है, सभी साथी अपनी अटेंडेंस उसमें जरूर भरें। अगले विषय के ऊपर चलते हुए मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि अगला जो हमारा विषय है वो है फर्स्ट एड एंड होम नर्सिंग ट्रेनिंग अगेंस्ट एक्सीडेंट इन स्कूल। कि स्कूल में रहते हुए हमारे सामने कई तरह की ऐसी परेशानियां आ सकती हैं, तो उसमें शुरू में हम फर्स्ट एड कैसे कर सकते हैं, इसके लिए डॉक्टर यशपाल फोगाट BAMS हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपको बताएंगे फर्स्ट एड क्या है, स्कूल में इसकी जरूरत क्यों है, और जब जरूरत पड़े तो किस प्रकार से फर्स्ट एड का हमें उपयोग करना चाहिए। डॉक्टर यशपाल सर से मैं अनुरोध करती हूँ, सर आप ज्वाइन तो हो ही चुके हैं, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपना टॉपिक शुरू कीजिए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। ऑडिबल हूँ, आवाज़ आ रही है? जी सर, बिल्कुल सर। ओके मैम। तो टॉपिक तो है फर्स्ट एड का। कुछ पहले हमारी आपसे बात हुई थी पहले भी इस फर्स्ट एड के टॉपिक के ऊपर। उससे आगे कुछ कंटिन्यू करें या उसी को दोबारा कंटिन्यू करना पड़ेगा नया? हेलो, हाँ जी मैम। वही मैं आपको बताना चाहती हूँ, विषय वही है लेकिन मेंबर्स दूसरे हैं, सारे टीम दूसरी है सर। ओके। तो उसी टॉपिक द्वारा हम बात करेंगे उसी पर। ठीक है, तो उसी टॉपिक को दोबारा कंटिन्यू करना है। कुछ उससे आगे कुछ ऐड करता हूँ मैं साथ, और सबको एक बार मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट एड के बारे में। फर्स्ट एड है क्या? फर्स्ट एड अच्छे से देते हैं सर, सभी को पता चल जाए आप कहाँ हैं, कहाँ कार्यरत है, कितने दिनों से काम कर रहे हैं। ओके। सभी गुरुजन्स को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर यशपाल फोगाट हूँ और मैं सुबाना में श्री श्यामजी हॉस्पिटल चला रहा हूँ। यहाँ पर मैं पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी मेडिकल ग्रेजुएशन रोहतक MDU से तथा मेरी स्कूलिंग सैनिक स्कूल कुंजपुरा से हुई है। बाकी मैडम ने बता ही दिया होगा, जो भी मैडम परिचित करा देती हैं सबसे। फर्स्ट एड के बारे में भी बताता हूँ आपको। फर्स्ट एड है क्या? फर्स्ट एड वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, वो सहायता है जो हम किसी रेगुलर ट्रीटमेंट के मिलने से पहले किसी विक्टिम को प्रोवाइड कराते हैं। इन केस कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई गिर गया, तो कोई एक्सपर्ट ट्रीटमेंट मिलने से पहले, किसी डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले या किसी हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले, कोई एक्सपर्ट सहायता पहुंचने से पहले हम जो किसी पेशेंट को उसके बेनिफिट के लिए, उसको कोई नुकसान से बचाने के लिए, उसकी रिकवरी के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं वो फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड के अंदर ऑब्जेक्टिव यही 3 है इसके अंदर। ट्रिपल P मैंने पहले बताया था आपको। ट्रिपल P मीन्स प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ को कैसे प्रिजर्व करें किसी भी इमरजेंसी के अंदर। सेकंड है प्रिवेंट हार्म मतलब कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको जितनी नुकसान हो चुका वो तो ठीक है, बट उससे ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। इन केस कोई फ्रैक्चर हो गया और उसको जो है ना हम सॉरी, एक मिनट होल्ड करना प्लीज़। नवीन, इसको फ्लाइट मोड पे लो एक बार, इसके बीच में आवाज़ आ रही है, एक इसमें कॉल्स आ रही है प्लीज़। तो ये कॉल नहीं आनी चाहिए ना, फोन करता हूँ, नहीं आएगी अभी, नहीं आएगी, बार बार आ रही है, इसको प्लीज़ ज्वाइन करना दो। सॉरी मैम, सॉरी। हाँ। और थर्ड है प्रमोट रिकवरी, मतलब कि उसको कितनी, उसकी रिकवरी फास्ट कैसे हो, उसकी रिकवरी प्रमोट कैसे हो। तो ट्रिपल P के ऊपर फोकस करके, ऑब्जेक्टिव करके जो भी हम किसी को सहायता देते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट एड। और फर्स्ट एड किस मीडियम से, मतलब हम क्या करके फर्स्ट एड को करेंगे। तो फर्स्ट एड ABCD, फर्स्ट एड की ABCD है। एयरवे को क्लियर करना, एयरवे का जो रास्ता है हमारा उसको क्लियर करना। B फॉर ब्रेथ, मतलब कि सांस को क्लियर करना, सांस का जो फेफड़ा है उसके अंदर कोई फोन बॉडी है, फेफड़ा क्लैप्स होगा, लंग फील्ड क्लैप्स होगा, उसको क्लियर करना। C फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर उसके हार्ट के अंदर पंपिंग ऑर्गन, उसका सर्कुलेटरी ऑर्गन अगर फेलियर है तो उसको पंप करके, उसको CPR दे के उसको दोबारा एक्टिव करना। और D मीन्स डिसेबिलिटी, मतलब कि कोई अगर कोई टूट जाता है, कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको मूवमेंट को उसको रेस्ट्रिक्ट करना। तो इन 4 चीज़ों के ऊपर हमारी फर्स्ट एड फोकस करती है। स्कूल में जिस तरह की भी इमरजेंसी आती हैं उसी तरीके से उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा या इंडस्ट्रियल की तरफ नहीं जाएंगे। जो हम स्कूल में इमरजेंसी फेस करते हैं तो वो कॉमन सी हैं, जैसे कोई बच्चा कोई प्लांट का कोई फ्लावर खा लिया जो पॉइजनस हो सकता है, दैट कैन बी पॉइजनिंग। कोई एलर्जी, किसी चीज़ की एलर्जी हो सकती है उसको, पोलन से, किसी इंसेक्ट से, कोई इंसेक्ट बाइट हो सकता है,
कोई डॉग बाइट हो सकता है। ये सब इमरजेंसीज हम फेस करते हैं। कहीं से गिर गया, हेड इंजरी होगी, कोई स्वेलिंग आ गई, टखने पे सूजन आ गई, बड़ी कॉमन सी इमरजेंसीज हैं जो हम ये स्कूल के अंदर फेस करते हैं। कभी कभी ऐसी भी इमरजेंसीज फेस करते हैं जैसे किसी बच्चे को बेहोशी होगी, प्रेयर के अंदर वो गिर गया, किसी बच्चे को कन्वल्जन, दौरे की हिस्ट्री है पहले से, या तो दौरा आता उसको, या फिर फर्स्ट टाइम कोई दौरे की हिस्ट्री होगी और स्कूल के अंदर बच्चे को दौरा आना, मिर्गी आना शुरू हो जाए, तो उस हालत में हम क्या करेंगे, हम इन सब चीज़ों के ऊपर बार बार डिस्कस करेंगे। कोई ओरल इंजरी है और कुछ कॉमन इलनेस होती हैं, जैसे बच्चे को एकदम स्कूल के अंदर फीवर आ गया, खांसी आनी शुरू होगी, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, तो ये सब भी कॉमन इमरजेंसीज हैं जो हम स्कूल में फेस करते हैं और उनको हम कैसे डील करेंगे इसके लिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार आपको ये अवगत करा देते हैं कि हमें किस इमरजेंसी के अंदर कुछ नहीं करना चाहिए, मतलब कि हम उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, एक्स्ट्रा एफर्ट उसके ऊपर नहीं लगाना चाहिए। वो इमरजेंसीज होती हैं स्ट्रिक्टली अगर हेड, नेक और स्पाइन के अंदर कोई चोट है। हेड इंजरी का मतलब है कि सिर के अंदरूनी में कोई चोट है, या रीढ़ की हड्डी के अंदर, स्पाइन के अंदर है, या नेक के अंदर कोई चोट है, तो हमें उस हालत में कुछ ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए कि हम उसको कोई फर्स्ट एड देंगे या उसको ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करने के बाद कहीं शिफ्ट करेंगे। उस टाइम पे बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। मतलब जो करना हो तो हम अब एक्सप्लेन करते ही हैं, जो नहीं करना ये भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि अगर हमने हेड इंजरी को वेट करेंगे तो इंटरनल ब्लीड करके और बाद में मतलब एक्सपर्ट ट्रीटमेंट भी उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाएगा। अगर पहले से ही किसको स्पाइन, रीढ़ की हड्डी टूट गई कहीं गिरने के बाद और हम वेट करते हैं, ऑब्जर्व करेंगे, इसको स्प्लिंट लगाएंगे या इसको फर्स्ट एड देने की कोशिश करते हैं, इसको नीचे जो है ना कुछ पट्टी या कुछ स्पोर्ट लगा के उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो रीढ़ की हड्डी तो पूरी वायरिंग जो ब्रेन से हमारी वायरिंग आ रही है वो सारी उसी के अंदर से आ रही है, और एक बार अगर वायरिंग के अंदर कोई कनेक्शन कट जाता है तो फिर वो रिकवरी का मतलब बहुत कम चांस है। तो इस हालत में नेक, हेड और स्पाइन, इसमें तो हमने कोई कुछ छेड़छाड़ करनी ही नहीं है। जितनी जल्दी ऑब्जर्व किया कि ये इंटरनल चोट है तो उसको उतनी जल्दी शिफ्ट कर देंगे। हमें पता कैसे लगेगा कि भाई ये हेड इंजरी है? हेड इंजरी तो कोई सिर के अंदर कुछ चोट लग गई, कुछ झूले से गिर गया और ऊपर ब्लीडिंग होगी तो उसको मतलब उसको हेड इंजरी नहीं बोलेंगे, वो तो है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। कोई भी सॉफ्ट टिश्यू के अंदर इंजरी होगी। हेड इंजरी वो है जिसमें उल्टियाँ, अगर सिर में चोट लगने के बाद उल्टियाँ आती हैं, बेहोशी आती है, दौरा आता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है, या नाक कान गले के अंदर से खून आता है। ये 5 बातें मतलब फोकस करके चलते हैं। इन 5 बातों में से कोई भी बात आती है तो ये बात मान के चलेंगे कि वो अंदरूनी चोट है, वो हेड इंजरी है। उस टाइम के ऊपर वेट नहीं करना है कि हम वेट करें कि कोई हमारे को कोई सुविधा मिले, या हम थोड़ी देर ऑब्जर्व करें, इसको पट्टी कराएं, इसको ठंडा पानी पिलाएं, इसके जो है ना सिर को एलिवेट करें। तो उसमें पोजीशन तो पेशेंट की चेंज करनी ही नहीं है। अननेसेसरी इसको बार बार पोजीशन चेंज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इंजरी को बढ़ाएगा, इंजरी को कम नहीं करेगा। तो इन चीज़ों को बड़ा ध्यान रखना कि अगर इस तरह की कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो उसको पेशेंट को तुरंत शिफ्ट कर देना है। और एक चीज़ हमें स्कूल में ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि अपने हर एक क्लास टीचर को अपने हर एक स्टूडेंट का एक हेल्थ रिकॉर्ड अपने पास रखना चाहिए। उस हेल्थ रिकॉर्ड में क्या क्या मेंशन होना चाहिए? उसमें मेंशन होना चाहिए कि जिस दिन बच्चा आपके पास आ रहा है, स्कूल में ज्वाइन कर रहा है, उस दिन उसका वेट क्या है, उस दिन उसका ब्लड ग्रुप, तो खैर लाइफ टाइम एक ब्लड ग्रुप क्या है वो उसमें मेंशन रहना चाहिए। मतलब हीमोग्लोबिन कितना है उसका, एनीमिक तो नहीं है, और उसको किस किस दवाई से, किस किस खाने से एलर्जी है, क्या क्या खाना उसको सूट नहीं करता है। कुछ खाने से कईयों को एलर्जी होती है, कई को गेहूँ से एलर्जी होती है, किसी को चावल से एलर्जी होती है, किसी को पैरासीटामोल ड्रग से, दवाई से एलर्जी होती है। तो वो चीज़ उसमें मेंशन हो। ऐसा ना हो कि स्कूल की किसी इमरजेंसी के अंदर किसी को फीवर हो गया और टीचर ने अपने बैग से उसको क्रोसिन पैरासीटामोल दे दी, उसको पहले से ही पैरासीटामोल रिएक्शन करती है तो एक नई कॉम्प्लिकेशन और खड़ी हो जाएगी। फीवर तो उतर ही नहीं रहा, दूसरा उसको जो है ना ड्रग रिएक्शन और फेस कर दिया, तो उसको मैनेज करने की एक नई सीरियस इलनेस प्रिपेयर कर लेंगे। तो उसका एक हेल्थ चार्ट, हेल्थ समरी उसकी स्कूल में अवेलेबल है। तो किसी भी हालत के अंदर, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के अंदर अगर उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है तो पहले उसकी हेल्थ समरी निकाल के लेके जाएं। अगर उसको ब्लड लॉस है तो हम 1 घंटे तक वेट करेंगे, उसकी ब्लड की रिपोर्ट आएंगी, तब तक तो हम उसको जनरल सारी चीज़ें अवेलेबल करा ही देंगे। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। ये वैसे भी अगर लीगली भी ज़रूरत है और इस किसी की लाइफ सेव करने के लिए भी ज़रूरी है। ओके, और CPR करने से पहले बेसिक चीज़ है,
फर्स्ट एड से पहले बेसिक चीज़ है सीपीआर कैसे करते हैं। तो सीपीआर की बेसिक नॉलेज हर एक को होनी चाहिए। सीपीआर क्या है? सीपीआर है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, किसी के हार्ट को, फेफड़े को दोबारा से रिजुनेट करना, दोबारा से उसको एक्टिव करना। अगर कोई पेशेंट बेहोश हो जाता है और उसको सांस लेना बंद हो जाता है, या फिर उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका हार्ट पंपिंग करना बंद कर देता है, तो उस हालात में जो भी हम एक फर्स्ट एड के अंदर प्रोसेस करते हैं उसको सीपीआर बोलते हैं। सीपीआर कैसे करते हैं ये भी एक छोटा अलग से टॉपिक है, वैसे छोटा ब्रीफ में एक बार मैं बताता हूँ। सीपीआर करते टाइम दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए और बेंड नहीं होनी चाहिए, कोनी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और पेशेंट के चेस्ट के बिल्कुल सेंटर के अंदर पाम टिकी होनी चाहिए। पाम टिकती है, हैंड्स बिल्कुल सीधे, बेंड कोनी बिल्कुल बेंड नहीं होनी चाहिए, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, और पूरा प्रेशर उसके ऊपर देना है ताकि 2 इंच के आसपास चेस्ट नीचे की तरफ कंप्रेस करे। अगर 2 इंच से कम चेस्ट कंप्रेस करती है तो उस सीपीआर का कोई रोल नहीं है, वो सीपीआर कोई बेनिफिट नहीं देगी, क्योंकि ना ही तो हार्ट के ऊपर उसका प्रेशर जाएगा, ना ही उसका लंग के ऊपर प्रेशर जाएगा। और इतना प्रेशर भी नहीं देना है कि 2 इंच से ज़्यादा वो प्रेस हो और रिब फ्रैक्चर हो जाए या पसलियाँ टूट जाएं उसके कारण। और अगर पसलियाँ टूट गई तो इंटरनल ब्लीड होगा, अंदर ब्लीडिंग होगी और नई सीरियस कॉम्प्लिकेशन उसमें तैयार हो जाएगी। बोन मैरो हड्डी के अंदर तो सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। बोन मैरो आरबीसीज हड्डी के अंदर ही बनते हैं और वो लीक होंगे, वहाँ से वो लीक होंगे, अंदर फेफड़े के अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, वेंटिलेटर सपोर्ट हॉस्पिटल स्कूल में मिल नहीं पाएगा, तब तक हॉस्पिटल में पहुँचेंगे तब तक पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा। तो बहुत ध्यान रखना है, सीपीआर बड़ा प्रॉपर हो, इतना ही प्रेशर दें कि 2 इंच के आसपास चेस्ट नीचे कंप्रेस करे, ऊपर आए। कितनी बार करेंगे इसको? 1 मिनट के अंदर 100 से 120 कंप्रेशंस देनी है। 100 से 120 कंप्रेशंस देते हुए 1 मिनट में 30 सेकंड तक 30 कंप्रेशंस देने के बाद एक बार हमने उसको रेस्क्यू ब्रेथ देनी है। रेस्क्यू ब्रेथ है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। वो कैसे करना है? वो भी सीपीआर का एक सेकंड फेज है। जैसे ही प्रेशर दे रहे हैं, 30 कंप्रेशन देने के बाद एक ब्रेक देना है, उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, रेस्क्यू ब्रेथ देना है। रेस्क्यू ब्रेथ देते टाइम फेस जो लिप के साथ प्रॉपरली लॉक होना चाहिए। अगर वो लॉक नहीं है तो एयर लीक होगी और फेफड़ा एक्सपेंड नहीं करेगा। तब भी हमने उसको ब्रेथ किया है, हम देखेंगे कि फेफड़ा एक्सपेंड कर रहा है। फेफड़ा एक्सपेंड किया, इसका मतलब रेस्क्यू ब्रेथ हमारी प्रॉपर है। तो अभी आगे चलते हैं। जो मेडिकल इमरजेंसीज हम आपको बता रहे थे, किसी एलर्जी से शुरू करते हैं। जैसे किसी बच्चे को स्कूल में एलर्जी हो गई है, तो उस टाइम पे हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? एलर्जी किसी भी तरह से हो सकती है, खाने से भी हो सकती है, किसी दवाई से भी हो सकती है, किसी केमिकल प्लांट से भी हो सकती है। तो किसी भी तरीके से कोई एलर्जी होती है, उसके अंदर जो सिम्टम्स आएंगे वो होंगे रनी नोज, नाक बहना शुरू हो जाएगा, रेशेज शुरू हो जाएंगे, खुजली शुरू होगी शरीर के अंदर, स्वेलिंग आएगी, खांसी होनी शुरू हो जाएगी। तो उस स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे? उस स्थिति के अंदर सबसे पहले हम स्कूल में क्या करते हैं कि भाई एविल की टेबलेट लेके आओ और उसको एविल दे दो। ये फर्स्ट एड के अंदर नहीं आता है। कोई हम टेबलेट लेके आते हैं, कोई टेबलेट सेक्शन किसी भी इमरजेंसी के अंदर काउंट नहीं होता है, क्योंकि टेबलेट भी रिएक्शंस करती हैं। एविल रिएक्शन को कम करने की टेबलेट होती है, बट बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनको एविल भी रिएक्ट करती है। तो स्कूल में एविल देंगे, नई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इवन सीडेशन हो सकती है, पेशेंट नींद में जा सकता है, काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा उसको निकलने के लिए। तो उसको अवॉइड करना है। सबसे पहले हमें जो फॉलो करना है वो फर्स्ट एड का प्रोटोकॉल है कि उसको आइसोलेट करें उस जगह से जहाँ पर उसको एलर्जी हुई है। अगर गार्डन में एलर्जी हुई है तो गार्डन से एक आइडिया हो सकता है, या तो कोई ना कोई इंसेक्ट उसको बाइट कर सकता है, कोई मधुमक्खी बाइट कर सकती है, हो सकता है कोई पोलन से, किसी फूल के फ्लावर से जो है ना उसको एलर्जी हो सकती है। तो सबसे पहले उसको उस जगह से शिफ्ट करना है जहाँ पर वो पोलन ना हो, जहाँ पर उसको एनवायरनमेंट उसका चेंज हो, साफ सुथरे क्लीन एनवायरनमेंट उसको शिफ्ट कर लेना है। दूसरा है उसको थोड़ा वार्म वाटर दो ताकि उसका एयरवे क्लियर हो जाए, उसका सांस का रास्ता क्लियर हो और उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो। अगर लग रहा है कि उसके बाद भी उसकी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं तो हमें बिल्कुल प्रिपेयर रहना है सीपीआर के लिए, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेशन और सांस की नली और सिकुड़ती जाएगी तो सांस लेने में उसको तकलीफ बढ़ती जाएगी। और उस टाइम के ऊपर उसको जितनी जल्दी हम सीपीआर और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, रेस्क्यू ब्रेथ शुरू कर देंगे तो उसकी लाइफ बचने में
बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे, उसको कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी और तब तक कोई उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं। अगला है एनिमल बाइट। अगर डॉग्स बड़े कॉमन हैं, जिस एरिया में हम रह रहे हैं तो डॉग्स बड़े कॉमन हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स बहुत हैं, आवारा कुत्ते बहुत हैं। अगर कोई बच्चे को लग रहा है कि भाई उसको किसी डॉग ने काट लिया, डॉग बाइट के अंदर पार्शियल कट भी लग सकता है और कंप्लीटली इतनी भी इंजरी कई बार हो जाती है कि कोई एनिमल किसी उंगली को पूरा ही काट दे, बिल्कुल अलग हो जाए, बॉडी से अलग हो जाए। तो दोनों सिचुएशंस के अंदर हमें जो है ना पैनिक नहीं होना है, उनको प्रॉपरली सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन क्या आएगी, अगर कोई भी चोट लगती है, कोई भी बाइट होता है तो कॉम्प्लिकेशन जो हम फेस करते हैं वो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है ब्लड लॉस की। अगर ब्लड लॉस होता रहता है और तब तक हम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं या किसी सेटअप में मेडिकल ट्रीटमेंट तक पहुंचते हैं, तब तक उसका सारा खून निकल जाता है और क्लैप्स हो जाता है, सिंकोप में, बेहोशी में या इवन कोमा में पेशेंट चला जाता है। लाइफ उसकी बचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो उस हालात के अंदर सबसे पहले जो हमें करना है वो है उनका ब्लड लॉस को मिनिमाइज करना है, ब्लड का नुकसान ना हो। उसको सबसे पहले ड्रेस करते हैं, जो हम कॉमनली करते हैं कि उसको पट्टी बांध देते हैं, उससे ब्लड बंद हो जाता है। 50 से 60% केसेज में सिर्फ पट्टी बांधने से ब्लड बंद हो जाता है, प्रेशर उसके ऊपर आता है और ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। अगर उसके बाद भी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है तो फिर हमें उसको कोल्ड फर्मेंटेशन, बर्फ़ लेके आनी है, बर्फ़ को उसके ऊपर रखना है और बर्फ़ के अंदर है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर प्रॉपर्टीज़, खून की नलियों को सिकोड़ने की प्रॉपर्टीज़। और जैसे ही बर्फ़ रखना शुरू करेंगे नलियाँ सिकुड़नी शुरू होंगी और ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। उसके ऊपर फाइब्रिन क्लोट्स आने शुरू हो जाएंगे, प्लेटलेट्स उसके ऊपर जमने शुरू हो जाएंगे और ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। उसके बाद भी अगर कई बार दिक्कत रहती है तो हमें उसके ऊपर लोकल प्रेशर देना है। लोकल प्रेशर है कि थंब उसके ऊपर रखना है, थंब से उसको जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उस पॉइंट को दबा देना है। अगर थंब के प्रेशर से भी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है तो हमें पाम का प्रेशर देना है, उस पॉइंट को ब्लॉक कर देना है। उस पॉइंट को ब्लॉक करने के बाद आपको शायद मेरी एक कॉल आ जाती है बीच में, 1 मिनट आप होल्ड करेंगे प्लीज़, 1 मिनट। हाँ, नहीं उसको बोलो यार, कॉल नहीं करे प्लीज़, बार बार कॉल आ रही है उसकी। ये है 8930092922, प्लीज़, बहुत बार बार को बुला रही है। पता नहीं कोई किसका है। इसको उस मोड पे करना है एक बार। फिर भी क्यों आ रही है इसमें? व्हाट्सएप कॉलिंग करता हूँ, एक नंबर दो एक बार मैंने। बस आप उसको प्लीज़, ठीक है कर दोबारा ध्यान रखें। तो आइस पैक से उसको ब्लीडिंग को बंद कर सकते हैं, उसके बाद थंब प्रेशर से, उसके बाद पाम के प्रेशर से। उसके बाद लगभग 99% ब्लीडिंग बंद हो जाती है, पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। कहीं स्टिच आने हैं तो फिर वो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट आगे आ जाती है। इंसेक्ट बाइट्स के अंदर छोटे इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। छोटे इंसेक्ट्स के अंदर जैसे मधुमक्खी हो सकती है, कोई बिच्छू, कोई और कोई कीड़ा, तो उस सब में भी कुछ ना कुछ रैशेज या कोई ना कोई पेन होगा। तो उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए अगर ब्लीडिंग है तो वही आइस पैक वाला फार्मूला अप्लाई करना है। अगर रैशेज हैं तो जो एलर्जी वाला फार्मूला है उसको अप्लाई करना है, उसको आइसोलेट करना है, उसको वार्म वाटर देना है, CPR के लिए प्रिपेयर रहना है। और स्टेरिल ड्रेसिंग, अगर वहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है तो बिल्कुल साफ़ सुथरे गोज को या साफ कपड़े को उसके ऊपर एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग उसकी बेटाडीन की जो भी अवेलेबल है वहाँ पर उसकी पट्टी कर देनी है, ताकि उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन पैदा ना हो। प्राइमरी तो जो उसमें चला गया ठीक है, अगर हम ऐसा ना हो कि उस पर कपड़ा जो बांध रहे हैं या हैंकी जो बांध रहे हैं वही पहले बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो, वो प्राइमरी इन्फेक्शन के बजाय उसमें नए कीटाणु और छोड़ देगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन उसमें क्रिएट होगा। तो बिल्कुल उसको साफ़ करके, उसको पैक करके बिल्कुल साफ़ सुथरी ड्रेसिंग उसको कर देनी है। इन केस अगर वो पूरी एम्पुटेशन हो जाती है एनिमल बाइट के काटने से, वो पार्ट बिल्कुल उंगली कट के और अलग हो जाती है, तो उस पार्ट को हमें प्रॉपरली वॉश करके और एक बिल्कुल साफ़ कपड़े के अंदर या गोज पीस के अंदर रोल कर लेना, उसको पैक कर लेना है और एक पॉलीथीन के अंदर उसको पैक करके हॉस्पिटल तक उसको पेशेंट के साथ ही शिफ्ट करना है। आजकल सर्जरीज होती हैं जिनको वस्कुलर सर्जरीज बोलते हैं, और वस्कुलर सर्जरीज से
वो बिल्कुल वैसे ही अटैच हो जाता है। अगर उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा उसको क्रश ना वो इतना रगड़ा ना जाए कि उसकी जो है ना टिश्यू ही डैमेज हो जाए, तो वो रिपेरेबल है। नलियों को नलियों से मैच कर देते हैं, हड्डी को हड्डी से मिला देते हैं, स्किन को स्किन से मिला देते हैं और वो बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे पहले होती है। इवन कुछ सर्जरीज ऐसी भी हुई हैं जिसमें पूरा हाथ एम्पुटेट हुआ है और वो दोबारा उसको लग गया और वो काम करता है, बिल्कुल हेल्दी लाइफ जीता है। दूसरी एक हम फेस करते हैं स्कूल के अंदर एपिफ्टेक्सिस। एपिफ्टेक्सिस होता है नेजल ब्लीड, नक्सीरी जिसको साधारण भाषा में बोलते हैं। नक्सीरी का कोई ऐसा कोज नहीं होता है। ओल्ड एज जो पर्सन है उनमें तो हाइपरटेंशन एक कारण है कि किसी बुजुर्ग आदमी को ब्लड प्रेशर बढ़ा और अगर किसी नली के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो लीकेज भी होगी, लीकेज की संभावना भी होती है। अगर एक नली है, इस नली के अंदर एक ट्यूबवेल का प्रेशर चल रहा है तो ठीक है, अगर इसमें 2 मोटर जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं से लीक हो जाएगा। ब्लड प्रेशर 120 है तो ठीक है, ब्लड प्रेशर 220 चला जाएगा तो चांस होते हैं इसके अंदर से लीकेज होने के। और उस टाइम के ऊपर सबसे सुपरफिशियल जो हमारी कैपिलरीज हैं, जो नसें हैं, वो नाक के अंदर होती हैं, वहाँ से लीकेज सबसे पहले होती है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। छोटे बच्चों में भी ब्लीडिंग होती है। नक्सीरी कॉमन देखते हैं कि भाई किसी के बच्चे को स्कूल के अंदर नाक से खून आना शुरू होगा तो उसके और कुछ कारण हैं, जैसे किसी बच्चे को पहले से किसी चीज़ से एलर्जी रहती है, उसको जुकाम रहता है तो नाक की अंदर की मेम्ब्रेन छिल जाती है और अंदर की मेम्ब्रेन छिलने के कारण ब्लीडिंग वहाँ से होनी शुरू हो जाती है। उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ब्लीडिंग के ऊपर हम ज़्यादातर स्कूल में देखते हैं कि भाई इसको सिर को नीचे कर दो और उस पर पानी डालना शुरू कर दो। पानी डालना ठीक है, ठंडा पानी डाल रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक एक्टिविटी है जो उस टाइम पे हम फर्स्ट एड दे रहे हैं, पर उसको नीचे नहीं करना है, सिर को एलिवेट रखना है। नीचे करेंगे तो हार्ट है पंपिंग ऑर्गन, वहाँ पर और ज़्यादा पंप करेगा। नीचे की तरफ तो ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ कोई भी फ्लो है वो ज़्यादा होगा। अगर उसको हम एलिवेट करेंगे तो वहाँ पर फ्लो कम होगा। फ्लो को हमें कम करना है जहाँ पर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, फ्लो को कम कर देंगे, ब्लीडिंग कम हो जाएगी। दूसरा, नाक की दोनों साइड की जो नेजल कैविटी है उसको पुश करना है दोनों उंगलियों से और बीच की बोन के साथ, हड्डी के साथ उसको मिला देना है। हड्डी के साथ इतना प्रेशर दे देना है कि वो मुंह से खोल के सांस लेता रहे और जिस पॉइंट से ब्लीडिंग हो रही है वो पॉइंट ब्लॉक हो जाए, वो पॉइंट उस ऊपर वाली मेम्ब्रेन के साथ टच होके और बिल्कुल बंद हो जाए, बंद हो जाएगा, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए मुंह में ब्लड आएगा, उसको स्पिट करता रहेगा, नाक की बजाय मुंह से सांस लेते रहेंगे और 99% जो एपिफ्टेक्सिस है, जो नक्सीरी हैं, वो इस ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती हैं। इसके बाद भी अगर किसी को नहीं बंद होती है तो हमें आइस लेनी है, बर्फ़ का वही रोल है जो मैं आपको बता रहा था। बर्फ़ के अंदर है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर प्रॉपर्टी, जो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने की प्रॉपर्टी। फिर आइस उसके ऊपर रखनी है, नोज के ऊपर, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। आगे है, अगर कोई झूले पे बच्चा झूल रहा है या एथलेटिक्स है, बच्चा कहीं से दौड़ता दौड़ता गिर गया और उसको फ्रैक्चर हो गया, उसको डिसलोकेशन हो गई या स्ट्रेन हो गया, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है। अगर हड्डी टूटती है, हड्डी डिसलोकेट हो जाती है, अपने जॉइंट से निकल के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाती है, स्प्रेन मोच आती है, तो उस हालत में क्या करना है। उस हालत में हमें 3 चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, रेस्ट, आइस एंड एलिवेशन। रेस्ट का मतलब है कि अगर हड्डी टूटती है तो उसको रेस्ट पोजीशन में, उसको स्थिर पोजीशन में लेके आना है, उसकी मूवमेंट नहीं करनी है, उसकी मूवमेंट को रोकना है। मूवमेंट किस तरीके से रोकेंगे, या तो उसके नीचे हम स्प्लिंट लगा देंगे, कोई फट्टी लेके आएंगे, भाई हड्डी टूट गई यहाँ से, इसके नीचे एक फट्टी लगानी है, कोई प्लाई बोर्ड लगाना है, कोई डस्टर लगाना है, कोई स्टिक लगा देनी है और ऊपर से उसको रोल करके उसकी मूवमेंट को रोक देना है। वो है रेस्ट पोजीशन, उसको अप्लाई देना, उसकी मूवमेंट को रोक देना। दूसरा है, अगर मोच आ गई, भागते भागते किसी पैर के टकना मुड़ गया और टकने के ऊपर देखते हैं बहुत जल्दी स्वेलिंग आती है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई है उसके अंदर से लीक होती है, लीक होके बाहर तो चोट होती नहीं है, वो अंदर ब्लड लीक होके अंदर इकट्ठा हो जाता है, वही सोजन उसको पैदा करता है। तो उसको करेंगे आइस से, बर्फ़ की सिकाई उसके ऊपर करेंगे। कभी भी गर्म सिकाई नहीं करनी है कि जी इसको गर्म पानी की बोतल लेके आओ और उससे सेको। अगर गर्म पानी की सिकाई उसके ऊपर करेंगे तुरंत चोट लगती है, और उसको गर्म पानी की सिकाई कर रहे हैं तो गर्म का मतलब है फैलना, मतलब गर्म की टेंडेंसी है फैलना, गर्म से स्वेलिंग बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो गर्म की सिकाई बिल्कुल नहीं करनी है इन केस ऑफ स्प्रेन, इन केस ऑफ स्वेलिंग। तुरंत चोट लगती है, ठंडी ठंडी पानी की, बर्फ़ की सिकाई करो ताकि बर्फ़ से दोबारा जो लीकेज है वो बंद होगी और सोजन उसकी उतर जाएगी। थर्ड है एलिवेशन। पैर को, लिम्ब को, अगर वहाँ पर स्वेलिंग बढ़ती जा रही है तो उसको एलिवेट कर देना है।
एलिवेट करेंगे तो पंपिंग ऑर्गन से ऊपर चला जाएगा, हार्ट से पैर को ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला गया तो वहाँ पर सप्लाई कम जाएगी, सप्लाई कम जाएगी, बंद हो जाएगा उससे। तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है इन केस ऑफ ब्रोकन बोन, इन केस ऑफ डिसलोकेशन, इन केस ऑफ स्ट्रेन एंड इन केस ऑफ स्ट्रेन। स्प्लिंट टाई करना है, ड्रेसिंग कर देनी है, पेशेंट को शिफ्ट कर देना है। फिर एक इमरजेंसी फेस करते हैं हम बर्न की। कई बार लैब के अंदर या स्कूल के अंदर कई बच्चे शिकार हो जाते हैं बर्न के। अगर कोई केमिकल गिर जाता है तो केमिकल से बर्न हो जाता है, या बिल्कुल एक्टिव जो बर्न भी होते हैं जो डायरेक्ट फायर के कांटेक्ट में आने से बर्न्स होते हैं। तो उनको कैसे मैनेज करेंगे? बर्न्स दो तरह से बर्न्स हो गए, एक तो केमिकल बर्न, दूसरा डायरेक्ट फायर बर्न। केमिकल बर्न के अंदर तो सबसे पहले हमें उसको डाइल्यूट करना है। अगर कोई केमिकल हमारे ऊपर किसी बच्चे के ऊपर गिर गया तो उसके ऊपर पानी डालना शुरू करना है। पानी न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब उसका पीएच न्यूट्रल है। अगर एसिड गिर रहा है उसके ऊपर, एसिड से बर्न हो रहा है तो भी वो न्यूट्रल की तरफ आएगा, डाइल्यूट होगा, और अगर बेस से जला है तो भी वो न्यूट्रल की तरफ आएगा। दोनों ही पानी दोनों ही बर्न्स को न्यूट्रल की तरफ लेके आएगा और इंजरी को प्राइमरी बर्न से सेकेंडरी बर्न या टर्सरी बर्न के अंदर जाने से रोक लेगा, और डीप इंजरी नहीं होगी तो हमारी लाइफ सुरक्षित रहेगी। बर्न 3 कैटेगरी के अंदर आते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी भी उनको बोल सकते हैं। प्राइमरी बर्न के अंदर तो सिर्फ स्किन जलती है, अंदर वाला टिश्यू उसके अंदर नहीं आता है, इन्वॉल्व नहीं होता है। सेकेंडरी बर्न के अंदर सुपरफिशियल स्किन के साथ साथ डीप टिश्यू, मांसपेशी की भी इन्वॉल्वमेंट रहती है। और थर्ड डिग्री के अंदर सुपरफिशियल स्किन, मांसपेशी और अंदर के इंटरनल ऑर्गन। अंदर के इंटरनल ऑर्गन मतलब कि अंदर की नसें जल सकती हैं, अंदर की जो है टिश्यू, हड्डी तक भी उसकी बर्न का इफेक्ट आ सकता है, वो है थर्ड डिग्री बर्न। तो बर्न के अंदर अगर केमिकल बर्न से है, लिक्विड पानी डालना है, पानी उसको डाइल्यूट कर देगा, बर्न नुकसान नहीं पहुंचाएगा और पेशेंट सेफ है। उसके बाद कोई भी उसके ऊपर लुब्रिकेंट ऑइंटमेंट उसके ऊपर लगा सकते हैं। कई एक हम फेस करते हैं अगली इमरजेंसी जो बच्चे की अनकॉन्शियसनेस की, कि भाई स्कूल में प्रेयर चल रही है और बच्चा जो है बेहोश होके गिर गया। तो बेहोश होने के कारण तो बहुत हो सकते हैं, जो कॉमन से कारण है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बेहोश होने का एक तो कारण है कि किसी बच्चे को पहले से कोई किसी बीमारी की हिस्ट्री हो। अगर किसी बच्चे को पहले से शुगर है और वो स्कूल आ गया, अपनी टेबलेट लेके स्कूल में बच्चा आ गया है, तो कई बार शुगर की टेबलेट उसको नॉर्मल से भी शुगर लेवल नीचे ले आएगी, और जैसे ही शुगर का लेवल 70 से नीचे आएगा उसको फेंटिंग होनी शुरू हो जाएगी। 40 के तक आते आते शुगर लेवल अगर 40 आ गया तो बच्चा उस टाइम पे बेहोश हो जाएगा। तो अगर हमारे पास उस बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री है, मेडिकल कार्ड है, हमारे पास उसका सारा रिकॉर्ड है, तो हम उसको देखेंगे कि भाई वो पहले से किन टेबलेट्स के ऊपर है, और उसको शुगर की अगर बीमारी है तो उसको थोड़ा मीठा पिला देना है, चीनी खिला देनी है जो किचन से इजीली अवेलेबल होगी, और उसकी शुगर एलिवेट होगी, तुरंत वो होश में आ जाएगा। पहला कारण यही है बेहोशी का। दूसरा कारण मानते हैं कि अगर बच्चे में एनीमिया है, पहले से खून की कमी है। खून की कमी है तो अगर कई बार प्रेयर 1 घंटे चल जाती है, 1.5 घंटा ज़्यादा टाइम के लिए कोई गेम्स के अंदर बच्चों को स्कूल में रख लेते हैं, तो उस टाइम के ऊपर बच्चा क्या होगा कि जितना सर्कुलेशन है पहले उसमें खून की कमी है, वही 5 लीटर ब्लड उसके अंदर है, वो ग्रेविटी के कारण पैरों की तरफ, पंजे की तरफ वो ज़्यादा आएगा। अगर वो पैरों की तरफ आ रहा है तो ब्रेन के अंदर उस टाइम के ऊपर लैक करेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी, और बच्चे को फेंटिंग होनी शुरू हो जाएगी, बेहोशी आनी शुरू हो जाएगी। उस टाइम पे क्या करना है? उस टाइम पे एक ही काम फॉलो करना है, बच्चे को लेटाना है और बच्चे के पैरों को एलिवेट कर देना है, ऊंचा उठा देना है। बच्चे के पैरों को एलिवेट करेंगे तो वही जो 5 लीटर ब्लड है जो ब्रेन के अंदर कम पड़ गया था, वो ग्रेविटी के कारण हेल्प करेगा हार्ट को पंप करने के लिए ब्रेन की तरफ। जैसे ही ब्रेन की तरफ ब्लड की सप्लाई उसको मिलेगी, बच्चा तुरंत एक्टिव हो जाता है, और हम इसको फॉलो भी करते हैं स्कूल में, और इसका रिजल्ट भी तुरंत मिलता है। एक ध्यान रखना है कि भाई बच्चे जो है ना बिना खाना खाए स्कूल में आते हैं तो लैक ऑफ एनर्जी से भी फेंटिंग होती है। उस टाइम पे लिक्विड शुगर, इलेक्ट्रोलाइट शुगर, ORS, नमक चीनी का पानी वो देते हैं, तो उससे फेंटिंग जल्दी हो जाता है, रिकवर होता है। और अगर उसके बाद भी बच्चा फेंटिंग से रिकवर नहीं हो रहा तो उसको तुरंत जो है ना हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होता है।
उसके फिर फेंटिंग के कुछ अलग कारण होते हैं। वो कारण ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर, गांठ, रसोली ट्यूमर, इस तरह का कोई इशू हो सकता है, वो फिर हॉस्पिटल तक की मैनेजमेंट का इशू है। ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। 15-20 मिनट के अंदर ये ऑब्जर्वेशन पूरी हो जाती हैं और 15-20 मिनट के अंदर बच्चा रिकवर भी कर लेता है। दूसरा है कि आई के अंदर या कोई फॉरेन बॉडी चला जाए, आँख के अंदर कोई चौक का पाउडर, कोई आँख के अंदर कोई मक्खी का कोई जो है ना फ्लाई का पंख वगैरह कुछ अंदर चला जाता है, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो वो एक बड़ी कॉमन बात है कि स्कूल के अंदर कह रहे हैं कि जी मैम हमारी आँख के अंदर कुछ चला गया, ये निकल नहीं रहा है, और उस टाइम पे आँख के अंदर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो उसको निकालने के लिए कभी भी जो है ना किसी हार्ड चीज़ को यूज़ नहीं करना है निकालने के लिए, कि मैं हैंकी से उसको साफ़ कर देंगे या किसी जो है पकड़ के उसको निकालने की कोशिश करेंगे। उस टाइम के ऊपर अगर छोटे बच्चे ने कोऑपरेट नहीं किया तो आँख के अंदर इंजरी हो सकती है, आँख के अंदर कुछ चीज़ लग के और चोट पहुँच सकती है। उस टाइम पे हमें क्या करना है, उस टाइम पे हमें एक सिरिंज अरेंज करनी है कहीं से, 5 ml की, 10 ml की, बिल्कुल स्टेराइल सिरिंज, नई सिरिंज लेनी है। उसके अंदर नॉर्मल सलाइन या फिर साफ पानी को भर के उसकी सिरिंजिंग करनी है, उसको शावर करना है आँख के अंदर। आँख के अंदर हम शावर करेंगे तो वो पानी के प्रेशर से, हाइड्रोलिक प्रेशर से वो बाहर आ जाएगा। ना ही तो उसमें कोई इंजरी होनी है, ना ही उसमें कोई नुकसान होना है, और बच्चा सेफ है, बिल्कुल थोड़ी देर में उसको रिलीफ भी मिल जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसको आई एक्सपर्ट के पास शिफ्ट कर देना है, फिर उसको वही निकालेंगे। दूसरा है, अगर किसी को ओरल या टूथ इंजरी हो जाती है, अगर गिरने के कारण दांत टूट गया, दांत आधा टूट गया, पूरा निकल गया, उसके बाद मुंह के अंदर ब्लीडिंग होनी शुरू होगी, उस टाइम पे क्या करेंगे। उस टाइम के ऊपर कभी भी बच्चे को चाय गर्म पानी नहीं पिलाना है। चाय गर्म पानी पिलाएंगे तो ब्लीडिंग और तेज़ हो जाएगी, और ब्लीडिंग और तेज़ होगी तो फिर जो है उसका ब्लड लॉस होता रहेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। उस हालात के अंदर हमें या तो आइसक्रीम या बर्फ़ या फिर ठंडा पानी, ये 3 चीज़ें उसको अवेलेबल करानी है। उन चीज़ों से वो जैसे ही ठंडा पानी उसको मिलेगा, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। या फिर एक गोज़ लेना है, बिल्कुल साफ़ कॉटन लेनी है, साफ़ कॉटन से उसको प्रेस कर देना है, कॉटन को बर्फ़ के अंदर सोक करना है, उस ठंडी कॉटन को उसके ऊपर लगा देना, ब्लीडिंग उससे बंद हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हेड इंजरी का। हेड इंजरी को हम आपको पहले ही मैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हेड इंजरी की हालत में तो उसको अवॉइड करना है। 5 ही बातें हैं: उल्टियाँ, बेहोशी, दौरा, व्यवहार में परिवर्तन और ENT ब्लीड। अगर ये 5 बातें सिर में चोट लगने के कारण हम ऑब्जर्व करते हैं तो उस पेशेंट को बिल्कुल भी ऑब्जर्वेशन के लिए, फर्स्ट एड के लिए वहाँ पर नहीं रोकना है। उस टाइम पे उस पेशेंट को शिफ्ट कर देना है। जितनी जल्दी हम उसको हॉस्पिटल में भेजेंगे उतनी जल्दी उसको ट्रीटमेंट मिलेगा और उसके सर्वाइवल के चांस बढ़ जाएंगे। अदरवाइज हेड इंजरी एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है। इवन हॉस्पिटल्स में भी इसकी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती है, छोटे सेंटर्स के अंदर। इसके लिए CT बहुत ज़रूरी है, तो उसको जितनी जल्दी शिफ्ट करेंगे अच्छा रहेगा। पॉइजनिंग की हालत में भी अगर कोई बच्चा पॉइजन ले लेता है, कोई केमिकल इंजेक्ट कर लेता है, अंदर पी लेता है, तो उस हालत के अंदर भी पेशेंट, हर एक केमिकल का, हर एक पॉइजन का एक एंटीडोट होता है। एंटीडोट स्कूल में तो अवेलेबल होगा नहीं। उस टाइम के ऊपर बच्चे को जितना जल्दी एक बार गैस्ट्रिक लवाज करें, नमक के पानी से पेट को साफ कर दें। और केमिकल अगर इंजेक्ट करता है तो नमक का पानी भी नहीं पिलाना है, सिर्फ नॉर्मल पानी। अगर केमिस्ट्री लैब से, कहीं लेबोरेटरी का कोई केमिकल लेता है तो बहुत से रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो नमक के साथ मिलने के बाद फ्लेमेबल होते हैं, मतलब और ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं वो। तो अगर केमिकल इंजेक्ट कर रहा है, केमिकल पॉइजनिंग है, तो उस हालत में नमक का पानी नहीं पिलाना हो। बिल्कुल क्लियर वाटर वाला ही जो उसको डाइल्यूट करेगा, उस पे अंदर नुकसान कम पहुंचाएगा। नहीं तो केमिकल अंदर जाएगा तो इंटेस्टिनल परफोरेशन, आंत के अंदर छेद कर देगा और इवन ब्लीडिंग हो जाएगी, या परफोरेट जो हमारा आंत का खाना है वो लीक होकर पेट से बाहर आना शुरू हो जाएगा। इतनी भी नुकसान कई बार होता है। फिर फेस करते हैं जो कॉमन इलनेस है, कॉमन बीमारियां, जैसे किसी बच्चे ने बता दिया कि जी मेरे तो बुखार हो गया एक बार, या पेट में दर्द हो रहा है, तो ये बीमारियां कॉमन इलनेस के अंदर आती हैं। कॉमन इलनेस में डिस्कस करते हैं सबसे पहले पेन एब्डोमेन, जो बड़ा कॉमन है। स्कूल में बच्चे बहाना भी बनाते हैं और कई बार जो है कोई बच्चा जेन्युइनली भी इससे विक्टिम हो सकता है, इसका शिकार हो सकता है। पेन एब्डोमेन के लिए, पेट के दर्द के लिए सबसे पहले तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि बच्चे का पेट का दर्द किस कारण से है। पेट के अंदर
अलग अलग पोजीशन पे हम ये आइडिया निकाल सकते हैं कि ये दर्द किस बीमारी के कारण है। अगर एपिगैस्ट्रिक पेन है, अगर वो बता रहा है कि मेरे कलेजे में दर्द है, मेरा नाभि से ऊपर दर्द है, अगर नाभि से ऊपर दर्द है तो ये मान के चलिए कि उसको किसी न किसी खाने से फूड पॉइजनिंग या एसिडिटी या गैस के कारण उसको पेन है। उस टाइम के ऊपर उसको जो भी आपके पास कोई एंटासिड अवेलेबल है, डाइजिन वगैरह अवेलेबल है, तो वो दे के उसको सेटल कर सकते हैं। उससे वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। सेकंड है, अगर पेन एक साइड में है और वो कह रहा है कि मेरा तो पेन कमर की तरफ जा रहा है, तो समझिए कि वो पथरी का हो सकता है। वो अगर राइट साइड में है तो उसको हम अपेंडिसाइटिस के लिए भी सोचेंगे। सिर्फ लेफ्ट साइड में है तो उसको पथरी का, वो क्लियर है कि वो पथरी का पेन होगा। अगर पेन नाभि से नीचे है तो ये बात मान के चलेंगे कि वो कहीं ना कहीं आंतरिक सोत, आंतों की सूजन के कारण पेन है। इन सब हालातों के अंदर प्राइमरी जो भी आपके पास अवेलेबल कोई मेप्टल्स पास कोई छोटा हल्का पेन किलर है, वो उसकी मेडिकल समरी देख के उसको दे सकते हैं और उसको शिफ्ट करना है हॉस्पिटल में। कई बार कॉन्स्टिपेशन एक कारण रहता है पेट के दर्द के लिए, तो वो बच्चे से हिस्ट्री लेंगे, उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा और उसको कोई लग्जेटिव दे के उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर बच्चे को इसके विपरीत डायरिया है, पेट वो बताता है कि जी मेरे को तो लूज मोशन लगे हुए हैं, उस हालत के अंदर जो हम फर्स्ट एड देते हैं वो बहुत महत्व रखती है। अगर डायरिया के अंदर बच्चे को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, उसका नमक की कमी होती जा रही है, तो उस टाइम के ऊपर हमें उसको तुरंत ORS या नमक चीनी का पानी थोड़ा नींबू डाल के पिलाना शुरू कर देना। थोड़ी थोड़ी देर में जितने उसके एपिसोड्स मोशंस के होते हैं उतनी बार उसको पानी पिलाता रहना है। जितना उसके शरीर से पानी का लॉस होगा उतना हमें ऊपर से देता रहना है। बच्चा स्टेबल रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर बच्चे को लूज मोशन ज़्यादा है और हम ओरली उसको कम दे रहे हैं तो ओवरऑल शरीर के अंदर से डिक्रीज होगा। अगर हम पिला ज़्यादा रहे हैं और निकल कम रहा है तो ओवरऑल शरीर के अंदर गेन करेगा तो कोई नुकसान नहीं होगा उसको, चाहे वो एपिसोड 100 बार भी हो जाए। अगर हम उसको बार बार पिला रहे हैं तो बच्चे को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, वो स्टेबल रहेगा और वो फिर एडवांस ट्रीटमेंट के लिए उसको हॉस्पिटल भेज सकते हैं। फिर है एक कि बड़ा कॉमन सा आजकल चल रहा है कि जी मेरे को जुकाम हो गया, फ्लू हो गया और फीवर हो गया। तो एक आजकल नई बीमारी आप देख ही रही हैं, सब उसके पूरा विश्व जो है ना उससे विक्टिम है कि कोविड-19। तो सबसे पहले अगर किसी को फ्लू के सिम्टम आते हैं, उसको जुकाम के सिम्टम आते हैं, फीवर के सिम्टम आते हैं, तो उसको आइसोलेट कर देना है। और बच्चों से, स्कूल से, टीचर्स से, अगर वो एक बीमार है और एक बीमार ने 30 और छात्रों को बीमार कर दिया तो वो सबसे बड़ी स्थिति हो जाएगी। एक की मैनेजमेंट आसान है, 30 की मैनेजमेंट के लिए 30 हॉस्पिटल चाहिए, एक की मैनेजमेंट के लिए एक हॉस्पिटल चाहिए, एक बेड चाहिए। तो उसको सबसे पहले आइसोलेट कर लेना है। हम कैसे ये निकाल पाएंगे, जज करेंगे कि इसको नॉर्मल फ्लू है या कोविड फ्लू है? ऐसा कोई स्कूल के अंदर कोई प्रोटोकॉल, कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिससे हम ये आइसोलेट कर दें कि ये नॉर्मल फ्लू है या ये कोविड है। आइसोलेट करिए, उसको तुरंत जो है ना थोड़ा गर्म पानी पिलाते रहिए जो आपके पास अवेलेबल किचन से हो जाएगा और उसको शिफ्ट करवा देना है। एक आपको फर्स्ट एड के अंदर, स्कूल के अंदर होना क्या क्या चाहिए, इस चीज़ के बारे में मैं थोड़ी बता देता हूँ। फर्स्ट एड किट के अंदर क्या क्या सामग्री आपके स्कूल के अंदर आपको रखनी चाहिए। उसके अंदर एक तो माइक्रोपोर एक प्लास्टर होता है जिसको हम चिपकाने के लिए, पट्टी को चेपने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा, सीजर्स, कैंची अवेलेबल होनी चाहिए फर्स्ट एड किट के अंदर। कैंची से पट्टी को काटना, गोज को काटना, अगर अवेलेबल नहीं है तो इवन हैंकी, रुमाल, इन सब चीज़ों को काटने के लिए वो ज़रूरत होती है। बैंडेड स्कूल के अंदर ज़रूर अवेलेबल रखिए फर्स्ट एड किट के अंदर। बैंडेड तो अगर कोई भी छोटे एब्रेशन, चोट वगैरह, रगड़ वगैरह लगती हैं तो बैंडेड उसके ऊपर चिपकाइए और उसको ब्लड लॉस से बचा सकते हैं। ग्लव्स ज़रूर होने चाहिए। ग्लव्स का रोल हमें जो है ना, पेशेंट को तो हम बचा ही रहे हैं एक्स्ट्रा आर्म से, हम वो खुद की सेफ्टी के लिए भी अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है और ग्लव्स पहन के उसको फर्स्ट एड देंगे तो हम उसको ऐसा ना वो कंटेमिनेटेड हो, किसी चीज़ से इन्फेक्टेड हो, तो अपने आप को बचाने के लिए अगर ग्लव्स की मैनेजमेंट स्कूल में रहती है तो ग्लव्स ज़रूर रखने चाहिए। स्पेशली किसी ब्लड को पार्ट को टच करने से पहले उसको पहन लेना चाहिए। एक रबिंग एल्कोहल जिसको स्पिरिट बोलते हैं, आपके स्कूल में लैब में स्पिरिट तो होती है, रबिंग एल्कोहल सेम ही होती है, थोड़ा डाइल्यूटेड पार्ट होता है रबिंग स्पिरिट का,
तो रबिंग अल्कोहल भी ज़रूर होनी चाहिए। अगर कहीं चोट लग जाती है उसको सराउंडिंग एरिया को साफ़ करने के लिए, उसके चारों तरफ के एरिया को साफ़ करने के लिए, ताकि वहाँ का डस्ट, वहाँ का मैल उस जख्म के अंदर ना चला जाए। तो रबिंग अल्कोहल अपने हाथ को भी साफ़ कर लो उससे पहले, और उसके दाएं बाएं के टिश्यू को भी साफ़ करने के लिए ज़रूर चाहिए। सोप होना चाहिए, स्प्लिंट्स भी होने चाहिए। स्प्लिंट्स तो हम इजीली वेल वहाँ पर स्कूल में अरेंज कर सकते हैं। स्प्लिंट होता है किसी भी चोट पर लगने के बाद नीचे देने वाले जो कोई पट्टी होती है, या फिर कोई हमने कंबल ले लिया, कंबल के 5-6 फोल्ड किए और नीचे लगा दिया, ऊपर से टाई कर दिया, वो भी एक स्प्लिंट की तरह यूज कर सकते हैं। कुछ टॉवल्स, साफ़ सुथरे टॉवल रखने चाहिए। तो ये सब चीज़ें फर्स्ट एड के अंदर हम रख सकते हैं। और आप जो स्कूल में फेस करते हैं इमरजेंसीज, आप मेरे को बताइए, बाकी मैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। निशा मैम। हाँ जी सर। हाँ, जो स्कूल में टीचर्स जो नॉर्मली फेस करते हैं तो वो मेरे से बात कर सकते हैं उनको। सर हाँ जी, मैं सभी साथियों से अनुरोध करती हूँ, सर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। यशपाल सर, मेरा ही एक सवाल है आपसे। बहुत बार हम सुनने को हमें मिल रहा है कि आरओ का जो पानी है ना, वो हमारे घुटनों में, हड्डियों में दर्द करने लगा है। तो क्या हमें पानी पीना चाहिए या सीधा मटके का पानी हमें प्रयोग करना चाहिए? ये आपका ठीक है सवाल, कह रही है फर्स्ट एड से रिलेटेड नहीं है, बट मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ। हाँ जी। आरओ के पानी के जो टीडीएस है, टोटल डिजोल्व सॉल्वेंट्स, वो एक बार लेबोरेटरी के अंदर हमें ज़रूर चेक करवा लेनी चाहिए। तब तक हम ऐसा ना हो कि हम टीडीएस को इतना कम कर दें कि जो ज़रूरी शरीर के इलेक्ट्रोलाइट हैं, शरीर के अंदर सोडियम, नमक की ज़रूरत होती है, शरीर में पोटाशियम की भी ज़रूरत होती है, सोडियम क्लोराइड, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और हर एक पानी के अंदर हर एक कंटेंट की अलग अलग मात्रा रहती है। हो सकता है कि सुबाना के पानी के अंदर सोडियम ज़्यादा हो, कासनी के पानी के अंदर पोटाशियम ज़्यादा हो, जटवाड़ा के पानी के अंदर हो सकता है कि क्लोराइड ज़्यादा हो। तो एक इसके लिए हमें एक नॉर्मल बैलेंस की ज़रूरत होती है। आरओज क्या है कि आरओज एक नॉर्मल सब स्टैंडर्ड फिक्स होता है कि उसने इतने सॉल्वेंट निकालने हैं। मतलब अगर किसी के पानी के अंदर 100 सॉल्वेंट हैं, 100% हैं, तो हम उसको 8-10% के ऊपर लाके और उसको सर्व कर देते हैं, पानी को हम पीने लायक बना के और पी लेते हैं। बट अगर उसको हम मेडिकल टर्म्स के अंदर से देखेंगे तो वो ठीक नहीं है, वो गलत है। हर एक पानी को अलग अलग रेशियो होता है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का। उसको एक बार अपने पानी को लैब में चेक करवाएं। अगर हमें वो प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स मिल रहे हैं तो ठीक है, हम उसको पियेंगे। अगर वो प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिल रहे तो उसको अवॉइड करके पानी को चेंज करके फिर पीना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। सर 2 बातें और आपसे क्लियर करवाना चाहूंगी। स्कूल में एक तो अगर बच्चे को करंट लग जाता है या फिर वो पानी में गिर जाता है, उस समय हमें क्या करना चाहिए सर? एक तो करंट लग जाता है, दूसरा पानी में गिर जाए, डूब जाए। ड्रोनिंग, ओके। तो अगर इन केस इलेक्ट्रिक शॉक का कोई बच्चा होता है तो वैसे तो स्कूल के अंदर जो है ना, हाई वोल्टेज करंट नहीं होते हैं, लो वोल्टेज करंट होते हैं, जो डोमेस्टिक सप्लाई का करंट होता है। तो उसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो देखना है कि उसका यूरिन आउटपुट हो जाए। अगर करंट लगता है तो सबसे पहले करंट वहीं जाएगा जहाँ से हमारा लिक्विड फ्लो है ब्लड के अंदर, शरीर के अंदर। लिक्विड फ्लो 3 जगह से है। एक तो किडनी के अंदर से यूरिन बनता है, लिक्विड है, तो किडनी को सबसे पहले इफेक्ट करता है। दूसरा है हार्ट के अंदर ब्लड है, वो भी लिक्विड है। और तीसरा होता है लिम्फ चैनल। लिम्फ होता है, कई बार हमारे को रगड़ लगती है तो एक वाइटिश सा पानी निकलता है शरीर के अंदर से, जिसको बोलते हैं लिम्फ बोलते हैं। तो ये 3 चैनल हैं शरीर के अंदर। जब भी करंट लगता है तो इन्हीं 3 चैनल्स के अंदर से, लिक्विड के अंदर से ही वो पास करेगा और किडनी को ख़राब कर सकता है, हार्ट को एकदम सडन जो है ना क्लैप्स कर सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, और लिम्फ चैनल के अंदर से जाके बर्न, शरीर चमड़ी जल सकती है। अगर हम देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, बच्चा कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, बच्चा बात कर रहा है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे उसको लिक्विड पिलाना है, पानी पिलाना है, वेट करना है। 15-20 मिनट के अंदर अगर यूरिन पास कर लेता है तो इसका मतलब इज सेफ, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको अगर हार्ट के अंदर से पास होगा तो उसकी धड़कन बढ़ जाएगी, वो कहेगा कि मेरे को तो घबराहट हो रही है। उस टाइम के ऊपर बिल्कुल थोड़ा ऑब्जर्व रखना है, हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि अगर वो अनकॉन्शियसनेस की तरफ जा रहा है तो CPR के लिए या माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन के लिए तैयार रहना है। अगर वो लग रहा है कि उसके बाद थोड़ी देर 15-20 मिनट ऑब्जर्वेशन के बाद उसकी घबराहट कम होती जा रही है तो
तो ठीक है, फिर वही लिक्विड चीज़ उसको कंटिन्यू करनी है, लिक्विड चीज़ से उसका यूरिन पास होगा और उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम होती जाएंगी। इलेक्ट्रिक शॉक स्किन को भी जलाता है, जहाँ से बॉडी को टच करेगा इलेक्ट्रिक शॉक, जहाँ से तार को टच करेगा तो वो एरिया भी जला हुआ मिलेगा। उसके साथ साथ हमें ऑब्जर्व करना है कि जो हमारे पैर हैं, पैर भी पंजा जहाँ से करंट पास आउट हो रहा है, जहाँ से निकल रहा है, वो भी जला हुआ मिलेगा। तो उन दोनों ही पार्ट्स को प्रॉपरली स्टेराइल गोज से उसको टाई करना, साफ करके और पैक करके। अगर उसके बाद घबराहट रहती है तो या बेहोशी की तरफ जाता है तो प्लान रखना है कि आगे बच्चे को शिफ्ट करें हॉस्पिटल की तरफ। जी सर। दूसरा आप कह रहे हैं ड्रोनिंग के लिए कि बच्चा अगर पानी में डूब जाए, पानी में डूबने का पार्शियल ड्रोनिंग और कंप्लीटली ड्रोनिंग दोनों है। पार्शियल ड्रोनिंग ये है कि भाई बच्चा नेक तक गया, एक दो बार नाक जो है उसके नाक और मुंह के अंदर गया और ऊपर आ गया और उसको निकाल लिया, वो है पार्शियल ड्रोनिंग। उस टाइम के ऊपर क्या होता है, सांस के थ्रू फेफड़े के अंदर पानी चला गया, सबसे पहले उसको बाहर निकालना है, उसका एयरवे क्लियर करना है, उसका नाक क्लियर करना है, मुंह के अंदर अगर कोई डस्ट मिट्टी वगैरह चली जाती है उस टाइम के ऊपर तो उसको निकालना है ताकि उसका अंदर का रास्ता क्लियर हो। एयरवे जो सबसे ABCD के अंदर ही आता है, ये तो फर्स्ट एड की ABCD में एयरवे को सबसे पहले करना है, ब्रेथ को क्लियर करना है, उसको उल्टा लेटाना है अगर वो ज़्यादा देर के लिए रहा है, और उसकी कमर को दबाना है। कमर को दबाएंगे तो उसके मुंह के अंदर से लिक्विड निकलना शुरू होगा, पानी निकलना शुरू होगा और उसको CPR के लिए तैयार रहना है। बच्चे को तुरंत CPR और रेस्क्यू ब्रेथ देनी है। CPR रेस्क्यू ब्रेथ इस हालत के अंदर सबसे ज़्यादा लाइफ सेविंग होगी। और बच्चे जो है ना, अगर पार्शियल है तो बच्चा नॉर्मली उसकी मूवमेंट्स आ जाएंगी। अगर उसके बाद भी 5, 4, 10, 15 मिनट के बाद भी अगर वो लगता है कि अनकॉन्शियस है तो तुरंत उसको शिफ्ट करने की तैयारी भी उस टाइम पे करती रहनी है। सर एक बात और पूछना चाहूंगी, हमारे स्कूल में जो विद्यार्थी आते हैं वो उनके माता पिता ज्यादा शिक्षित नहीं होते, तो उचित खान पान की व्यवस्था गरीबी के कारण भी नहीं कर पाते और अपनी कम समझ के कारण भी नहीं कर पाते। तो इन खून की कमी बहुत होती है और ये जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, आप कमजोरी, चक्कर आने, सारी चीजें उनके साथ होती हैं, तो उन्हें हम क्या सलाह दे सकते हैं जो मतलब कम खर्चे में वो खाएं और उनकी सेहत के लिए भी अच्छा हो? जिस जगह हम रह रहे हैं वहाँ पर तो खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अनीमिक तो कोई होना ही नहीं चाहिए जहाँ पर हम रह रहे हैं। यहाँ पर अगर अनीमिया हो रहा है तो लैक ऑफ डाइट के कारण नहीं है। मैं नहीं मानता कि किसी घर में ऐसा है कि जो, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को शाम को जो खाना है, मेरे ख्याल में हर एक घर शाम को वही खा सकता है जो उसकी इच्छा है। बस ये है कि हमारी इच्छाएं जो हैं वो गलत हैं। हमारी इच्छाएं हैं पैकेट वाली जो फूड है या प्रोसेस्ड फूड है वो खाने की। हमें सबसे पहले अगर एनीमिया नहीं रहना, अपने आप को न्यूट्रिशन के लिए ओके रखना है, अपना न्यूट्रिशन ठीक रखना है, तो पैकेट वाले फूड्स बंद करने पड़ेंगे। जो भी चिप्स, कुरकुरे, पैकेट वाला बिस्किट, पैकेट वाले जूसेस वगैरह जो भी आते हैं उन सब चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। ज़्यादातर रूरल में देखते हैं कि घर में गेस्ट आ गया और वो लेके आते हैं कि जी जूस ले आओ इसको। वो कभी प्रेफर नहीं करते कि वो जूस घर से निकालें या उसको फ्रूट सर्व करें। ज़्यादातर हम देखते हैं कि उनको घर में सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है या फिर उनके घर में पैकेट वाला रियल जूस आता है। रियल जूस डजंट मीन कि वो रियल जूस है, मतलब वो वास्तविक जूस है। रियल जूस मीन्स वो फ्लेवर्ड जूस है, उसके अंदर शुगर है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है और उसके अंदर फ्लेवर डाल देते हैं। फ्लेवर वो बिल्कुल रियल जैसा ही फ्लेवर आएगा और उसको हम रियल जूस समझ के हम सोच लिया कि भाई 100 रुपीज़ का हमने जूस पी लिया, 100 रुपये का डिब्बा आएगा। 100 रुपये के डिब्बा जितना फ़ायदा करेगा उससे 100 गुना फ़ायदा 100 रुपये के फ्रूट्स करेंगे जो हम बाज़ार से लेंगे। तो मेरा मानना है कि मेरे ख्याल में हर एक आपके पास जो भी बच्चा आता है वो गरीब से गरीब का लगा लो। जो सरकारी राशन लेके जिनके घर चलते हैं वो भी इतने मतलब समझदार नहीं हैं कि वो पैकेट वाला जूस लेने के बजाय और मार्केट से फ्रूट्स खरीद के खाएं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है। जो चीज़ों जो पैकेट वाला फूड है, जो चिप्स कुरकुरे हैं, जो भी पैकिंग के अंदर आता है, उस सब फूड को अवॉइड करना है। हमारे पास खूब सारी चीज़ें हैं खून बढ़ाने के लिए। खेत में जाते हैं, हमारे पास तो बथुआ, पालक, ये सब चीज़ें तो हरी सब्जियां, अपना जो है सरसों का साग, ये सब चीज़ें रिच हैं आयरन के अंदर और ये इजीली अवेलेबल हैं। सबसे सस्ती सब्जियां हैं, सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। ये तो रूरल में जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर ये चीज़ें आसानी से अवेलेबल हैं। तो अगर यहाँ पर अगर हम एनीमिक हैं, खून की कमी है, तो अपनी कमी से हैं, भगवान की कमी से या गरीबी से नहीं है।
खाने में इन चीज़ों का ध्यान रखना जो इजीली अवेलेबल हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है 100 रुपये किलो 200 रुपये किलो अनार खाने की या चुकंदर खाने की। ये चीज़ें ज़्यादा फायदा करेंगी जो मैं बता रहा हूँ कंपेरेटिवली जो हम महंगी चीज़ों की तरफ जाएंगे। जी सर, मैं सभी साथियों से अनुरोध करती हूँ, अगर डॉक्टर साहब से आप कोई प्रश्न करना चाहें तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी हो आपके दिमाग में, किसी विषय पर आप फिर से पूछना चाहें? इसका मतलब सभी की समस्याओं का समाधान हो चुका है। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, बहुत व्यस्त समय है आपका, फिर भी मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और ये हमारे सभी साथियों के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपनी ड्यूटी कर लीजिए आप। थैंक यू मैम। अच्छा जी, ठीक है।